नमस्कार नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। सबसे पहले तो आज जो नई अपडेट आई है, राजस्थान पुलिस भर्ती के छात्र जो भी इंतजार कर रहे थे उनके लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नई सूचना आई है कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सूचना है कि जो राजस्थान पुलिस भर्ती जितने भी फॉर्म भराए गए थे उन सब का एग्जाम, आपके एग्जाम डेट आ गई है। वो है 13 से 16 मई, यानी 13, 14 और 15, थोड़ा 4 दिनों में आपके एग्जाम हो गए। 13 से 16 मई तक आपको एग्जाम डेट आ गई है। बहुत बच्चों को इसकी इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था। अब देखिए लगभग 2 महीने बचे हैं, क्योंकि मई के अंदर तो है ही एग्जाम आपके। अब मार्च बचा है आपके और अप्रैल बचा है, 2 महीने बचा है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। कब कितनी कितनी पारियों में होगी, तो प्रतिदिन 2 पारियों में आपके होगी परीक्षा, यानी एक सुबह वाली पारी होगी, एक दोपहर वाली पारी होगी। इसे आपके 2 पारियों में होगी परीक्षा। बाकी और अपडेट आ जाएगी धीरे धीरे, वरना और कोई यूट्यूब चैनल पर भी बता देंगे। अब तो जगह जगह बता देंगे, एक बार आनी चाहिए कोई सूचना, फिर तो सभी उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ये राजस्थान पुलिस 2022-21 वाली जो भर्ती थी 21-22, उसकी एग्जाम डेट आ गई आपकी 13 मई से 16 मई के बीच में आपकी एग्जाम होगी। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, टाइम नहीं रहा है, थोड़ा रिवीजन कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए। और अब हमारा चल क्या रहा था, हमने लास्ट में बीकानेर का इतिहास पूरा कर दिया था। तो अब बचा है राजवंश में देखें तो मुख्य एक मेवाड़ का इतिहास बचा है, अब उसे पूरा करते हैं। तो मेवाड़ का इतिहास ये थोड़ा देख लेना, राजस्थान पुलिस वाला थोड़ा शेयर कर देना सभी को। आज देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। जैसे ही नाम लेते हैं मेवाड़, वैसे देखें तो विश्व का सबसे लंबी अगर कोई राजवंश रहा है तो वो मेवाड़ के अंदर रहने वाला राजवंश है, यानी गुहिल या सिसोदिया वंश रहा है। सबसे लंबा मेवाड़ राजवंश भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जैसे हम नाम लेते हैं मेवाड़, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मेवाड़ आता कहां पे, कौन कौन सी एरियाज आते हैं इसके अंदर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर वर्तमान में। ये बात देखें तो अगर मोटा मोटी कहें तो मेवाड़ के अंदर आ गया आपके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। फिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का एरिया आ गया। फिर कोई बच्चा और होगा थोड़ा इंटेलिजेंट, वो कहेगा नहीं जी हमारे तो राजसमंद भी मेवाड़ के अंदर आता था। और उधर का ही बच्चा होगा तो वो बोलेगा नहीं हमारे तो अंदर भीलवाड़ा भी आता था। तो अगर मोटा मोटी बात करूं, और वैसे अगर थोड़ा उत्तरी राजस्थान के किसी बच्चे को बोला जाए तो वो कहेगा कि राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो थोड़ा और आगे निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आपके मेवाड़ के अंदर नहीं आते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या चीज आती है, अगर मोटा मोटी कहें मेवाड़ के अंदर, तो वो आ गया आपका दक्षिण राजस्थान। मेवाड़ के अंदर कौन कौन से एरियाज आ गए, तो मोटा मोटी तो मैं बोल सकता हूं उसको दक्षिण राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिलों की बात करें, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका चित्तौड़ तो आएगा, उदयपुर भी आएगा क्योंकि राजधानी रही है मेवाड़ की। प्रतापगढ़ ये भी मेवाड़ से अलग, चित्तौड़ से अलग हुआ है, तो आपका आ गया प्रतापगढ़। और एक ले लो इसके अंदर राजसमंद, कुंभलगढ़ हो गया आपके, और एक हो गया भीलवाड़ा। मोटा मोटी अगर देखें तो ये 5 जिले हैं, इनके अंदर क्या है आपका मेवाड़ आता था। अब अगर हम आगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो जो भी कोई घटना होगी, मुख्य घटना होगी, वो इन 5 जिलों के इर्द गिर्द रहेगी। इन्हीं में कोई जगह निकलेगी जहां से इनकी मेवाड़ की कोई मुख्य घटना होगी, वो इन्हीं स्थानों पर मिलेगी आपको। अब बात करता हूं मैं इसके प्राचीन नाम की, कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या थे। कि अब प्राचीन समय में इसे मेवाड़ बोलते थे, तो नहीं जी, इसके प्राचीन नाम अलग मिलते हैं हमें।
प्राचीन नाम अलग मिलते हैं। जैसे मैंने कुशवाहा वंश पढ़ाया था आपको आमेर वाला, तो वो कुशवाहा था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो कुशवाहा हो गया। वैसे नाम चेंज होता रहता है। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम था, वो बोला जाता है इसे मेदपाट। मेदपाट बोला जाता था इसे। अब बोले मेदपाट क्यों बोला जाता, तो इसका एक कारण बताया, कई इतिहासकारों ने बताया है कि वहां पर मेद या आपके मेव हो सकता है। ये मेद या मेव कोई जाति रहती हो, इनके कारण इसका नाम मेदपाट हो गया हो। तो कुछ इतिहासकारों ने माना कि मेदपाट नाम मेव या आपके मेद जाति के कारण रहने के कारण आपका स्थान का नाम क्या हो गया, मेदपाट हो गया। एक प्राचीन नाम मिलता है आपके प्रागवट। मेवाड़ का प्राचीन नाम मिलता है प्रागवट। प्रागवट क्यों बोला जाता है, ये थोड़ा जोग्राफी या भौगोलिक कंडीशन के आधार पर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पठारी भाग है थोड़ा, तो पठारी भाग को बोला जाता है प्रागवट। तो क्या हो गया, पठारी भाग। पठारी भाग होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, प्रागवट। एक इसे बोला जाता है सीवी जनपद। सीवी जनपद नीचे दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ दिखाई दे रहा है अच्छे। अब सीवी जनपद क्यों बोला जाता है, ये बोला जाता है सीवी जाति के कारण। कहां से आई, कैसे आई, आपको बताऊंगा मैं। सीवी जाति के कारण, सीवी जाति यहां पर रहती थी, तो स्थान का नाम क्या हो गया, सीवी जनपद हो गया। ये जो सीवी जाति है, प्रारंभ में ये कहां पर रहती थी, राजस्थान के उत्तर में, पंजाब सिंध उस क्षेत्र में रहा करती थी। कहते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, तो ये जातियां वहां से भागी। सिकंदर के आक्रमण के कारण वहां से त्रस्त हो गई और वहां से भागकर थोड़ा नीचे आ गई, और नीचे आकर क्या इस दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र में रहने लगी। थोड़ा गुजरात में चले गए, कुछ दक्षिणी राजस्थान में रह गए, तो इस क्षेत्र को बोले जाने लगा सीवी जाति आ गई, तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाने लगा, सीवी जनपद। अब तक क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ का एरिया बताया है, दक्षिणी राजस्थान मोटा मोटी आप बोल सकते हो। जिलों की अगर बात करें तो आपके चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा मुख्य ये हो गए। इसके बाद में प्राचीन नाम देखे हमने मेदपाट, हो सकता है यहाँ पर कोई मेर या मेव जाति रहती हो, जिसके कारण इसका नाम मेदपाट पड़ गया हो। फिर प्रागवट देखा तो पठारी भाग के कारण इसे बोला जाता है प्रागवट। और सीवी जनपद, क्योंकि यहाँ पर सीवी कुछ जाति आकर निवास करने लगी थी, इसीलिए इसे बोला जाने लगा सीवी जनपद। इतनी बात समझ में आई। मेरे हिसाब से इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर राज किसने किया, शासन किसने स्थापित किया, मुख्य रूप से कौन सा वंश यहाँ पर शासन करता था, ये देखें। तो इस यहाँ पर अगर क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर हमें नाम मिलता है गुहिल वंश का। वैसे दो वंशों ने राज किया यहाँ पर, सबसे पहले हमें नाम मिलता है गुहिल वंश का, और इसी की एक शाखा थी, ब्रांच थी सिसोदिया। इसी की एक ब्रांच हो गई सिसोदिया। ठीक है, सिसोदिया वंश भी हो गया यहीं से। तो गुहिल वंश का टाइम पीरियड जो माना जाता है, गुहिल वंश का टाइम पीरियड जो माना जाता है, वो माना जाता है 566 या 65 बोल सकते हैं, 65 से 1302 तक, सॉरी 1303 तक की शाखा, पहला शाखा हुआ था 1303 तक। इसका फाउंडर था, वो था गुहादित्य, यानी ये गुहादित्य से 1303 में शासक था रतन सिंह, तो रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह तक माना जाता है। इस गुहिल वंश में जो अपने उपाधि लगाते थे वो लगाते थे रावल, और सिसोदिया वंश में जो टाइटल लगाते थे वो लगाते थे राणा। तो यहाँ के राजाओं को बोला जाता था राणा या महाराणा, और गुहिल वालों को बोला जाता था रावल। अब देखिए ये कब से कब तक चलेगा, तो ये है 1326 से
आगे आपके 1947 तक, जब तक आजाद नहीं हुआ, भारत एकीकरण हो गया, आजाद हो गया, तब तक चलेगा सिसोदिया वस्त्र। इसका फाउंडर अगर सिसोदिया वस्त्र की किसी ने स्थापना की तो वो माना जाता है राणा हमीर को, या महाराणा हमीर भी बोल सकते हो, राणा हमीर से। और लास्ट शासक थे आपके महाराणा गोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह। इनका टाइटल राणा या महाराणा होता था और गुहिल वंश का टाइटल होता था रावल। कैसे हुआ राणा महाराणा या कैसे रावल हुआ, इसकी चर्चा हम बाद में आगे करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान कर लो, यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया वो गुहिल वंश था। गुहिल वंश की दूसरी ब्रांच थी सिसोदिया, यानी इन्हीं के भाई बंधु थे सिसोदा, ठिकाने के होने के कारण सिसोदिया बोला गया। तो ये हो गए एक ही ब्रांच के हो गए। गुहिल वंश ने मेवाड़ पर राज किया, कब से कब तक किया तो ये मैंने आपको बता दिया। और बोला जाता है कि माना जाता है, माना क्या जाता है, वास्तव में ही है कि विश्व का सबसे अगर प्राचीनतम या सबसे लंबा कोई अगर राजवंश माना जाता है तो वो गुहिल वंश हो गया आपके विश्व में। और कहीं इतना लंबा शासनकाल करने वाला कोई राजवंश नहीं मिला जो लगातार अपना शासनकाल स्थापित रखता है और इतने समय तक शासन भी करता है। तो ये हो गया आपके थोड़ा गुहिल और सिसोदिया। मैंने आपको बता दिया मेवाड़ के अंदर किसने अपना शासन स्थापित किया, गुहिलों ने, और इन्हीं की एक ब्रांच है सिसोदिया। अब देखते हैं कि गुहिल वास्तव में आए कहां से थे, इनके थोड़ी जन्म के बारे में इनके देख लेते हैं। सिसोदिया की तो हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गुहिल की ब्रांच है, तो गुहिलों के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया आपके गुहिल वंश। अब अपने एक इतिहासकार हुए, राजस्थान के इतिहास के जनक बोला जाता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड एक स्टोरी बताता है कि गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी। गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी और वहां का राजा था शिलादित्य। गुजरात के वल्लभी का राजा था शिलादित्य और इसकी रानी थी, इसकी पत्नी बोल सकता हूं मैं, रानी उसका नाम था पुष्पावती। ध्यान रखना, पुष्पावती रानी का नाम और राजा का नाम है शिलादित्य। टोड के अनुसार वल्लभी का राजा था शिलादित्य और रानी थी इनकी पुष्पावती। एक बार क्या है, पुष्पावती इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में कोई माता जी के कहीं धूप वगैरह लगाने के लिए आई हुई थी, माता जी के दर्शन के लिए आई हुई थी। उसमें पीछे से शिलादित्य पर उसके दुश्मनों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया और वहां पर शिलादित्य मारा गया, हार गया, मारा गया। और जितनी भी वहां पर कोई रानियां थी, महिला थी, उन सब ने क्या है, वो सब सती हो गई। तो ये पुष्पावती आई हुई थी आपके यहाँ पर मेवाड़ वाले क्षेत्र में। पुष्पावती जब वापस जा रही थी तब किसी ने बताया कि वहां पर तो शिलादित्य आपके पति है वो मारे गए, दुश्मन का कब्जा हो गया है, महल वगैरह सब टूट गए, वहां पर सब दुश्मन का कब्जा हो गया है और सभी मारे गए, वहां भी बचे हो। तो पुष्पावती ने कहा जब मेरे पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मैं भी सती होंगी। उसने सती होने की तैयारी की। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो। तब पुष्पावती प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा होने वाला था। तो आप प्रेग्नेंट हो तो आप सती नहीं हो सकती, आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं कि 10-15-20 दिनों बाद जब भी बच्चा हुआ तो पुष्पावती ने सती होने की तैयारी कर ली। बच्चा होने के बाद 20-25 दिनों बाद, जितने भी दिनों बाद स्नान करके फिर पुष्पावती ने सती होने की तैयारी की। तब उस बच्चे का क्या करें, तो पुष्पावती ने वहां पर एक ब्राह्मण था, उसको बच्चा कपड़े में लपेट कर दे दिया और वो ब्राह्मण ने सोचा भी धन वगैरह होगा तो उसने ले लिया। और जब वो बच्चा रोया तो ब्राह्मण को पता चला कि ये बच्चा है। उसने मना किया कि मैं तो ये पाप नहीं लूंगा। तब कहते कि पुष्पावती ने कहा कि ये आपकी आने वाली 10 पुश्तों तक आप ही के धर्म का, यानी आपके परिवार में जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, उसका आचरण करेंगे और आपके परिवार को क्या है, शोभा दिलाएंगे या यश दिलाएंगे।
और पुष्पावती वहां पर शहीद हो जाती है। फिर आगे गुहिल उस बच्चे को कहाँ रखा गया, गुफा में रखा गया दुश्मनों से बचाकर, कि कहीं दुश्मनों की नजर न लग जाए या दुश्मनों की नजर पड़ गई तो उसे मार दिया जाएगा, तो उसे बचाकर गुफा में रखा गया। तो उसका नाम हो गया गुहादित्य। और गुहादित्य का पालन पोषण जिस ब्राह्मण महिला ने किया था उसका नाम था कमलावती। जन्म दिया था उस माता का नाम था पुष्पावती, और जिस महिला ने उसका पालन पोषण किया उसका नाम था कमलावती। इन्होंने पालन पोषण किया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने क्या है, पालन पोषण किया। तो आगे ये जब आप आगे राजा पढ़ेंगे तो एक राजा आएगा आपके बप्पा रावल, जिसे विप्र भी कहा गया है, यानी ब्राह्मण कहा गया है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये क्या है, गुहिल ब्राह्मण थे। तो टोडवारी में आपको स्टोरी सुना दी, वल्लभी का राजा शिलादित्य उसी का पुत्र था गुहिल। इसका पालन पोषण किसने किया, ब्राह्मणों ने किया। तो इन्हें क्या माना जाता है, ब्राह्मण भी माना जाता है। इसके बाद में एक इतिहासकार हुए, अपने इतिहासकार क्या हुए, अकबर के नवरत्नों में थे अबुल फजल। अबुल फजल कहता है कि गुहिल है, ये है ईरान के राजा। अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल कहता है कि गुहिल ईरान का राजा था, एक ईरान के राजा नौशेरगा खां। नौशेरवा खां आदिल, ये ईरान का राजा हुआ है। नौशेरवा खां आदिल की संतान है। अबुल फजल गुहिलों को ईरान के राजा नौशेरवा खां आदिल की संतान बताता है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल असत्य मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि अबुल फजल के समकालीन किसी भी इतिहासकार ने ये बात नहीं मानी है, या उनसे पहले जब गुहिलों के बारे में लिखा गया, वही बातों में लिखा गया, इतिहासकारों ने लिखा, शिलालेखों पर लिखा, उन पर कोई भी इसी बात का जिक्र नहीं है। सिर्फ अबुल फजल ही मानता है। तो इस बात को क्या मानते हैं, हम गलत मानते हैं कि अबुल फजल की कल्पना हो सकती है, या उसका थोड़ा बहुत अपनी जाति की तरफ झुकाव हो सकता है कि अबुल फजल ने अपने ईरानियों को थोड़ा ऊंचा दिखाने का प्रदर्शन किया होगा। तो ऐसा बात हो सकता है, लेकिन ये बात कहीं तक सत्य नहीं है। थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अबुल फजल ने गुहिलों को किस वंश से माना है, ईरान के राजा नौशेरवा खां आदिल की संतान बताए। अब अपने इतिहासकार हुए हैं नैन्सी, आपके मोहनोद नैन्सी और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने गुहिलों को माना है सूर्यवंशी। नैन्सी व ओझा, नैन्सी व ओझा क्या मानते हैं, गुहिलों को सूर्यवंशी। ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। अब टोड और नैन्सी, टोड व नैन्सी, टोड व नैन्सी गुहिलों की 24 शाखाएं बताते हैं। 24 शाखाएं, ब्रांचेस थी कि इनकी 24 शाखाएं थी। गुहिलों की कितनी शाखाएं बताते हैं, 24 शाखाएं बताते हैं। कौन, टोड और नैन्सी। और नैन्सी राजपूतों की 36 शाखाएं बताते हैं, ये भी ध्यान कर लेना। और टोड और नैन्सी क्या है, गुहिलों की कितने बताते हैं, 24 शाखाएं, और राजपूतों की 36 शाखाएं बताते हैं। और नैन्सी और ओझा गुहिलों को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। अब बात करते हैं कि इतिहासकार हुए आपके डॉक्टर हीराशंकर गौरीचंद ओझा। इनको एक अभिलेख मिला, इनको एक अभिलेख मिला। इससे पहले देखते हैं, थोड़ी 24 शाखाएं बताइए, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा कि कहां पर इनका शासन था। तो गुहिलों का शासन था मेवाड़ में हो गया, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो गया। एक आपके जयपुर की नजदीक जगह पड़ती है चाकसू या चाकसू, उस चाकसू में हो गया, गुहिलों का था। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है कोल्हापुर, तो वहां पर हो गया कि शिवाजी इन्हीं गुहिलों के वंशज माने जाते हैं। एक
हम आगे पढ़ेंगे रावल रतन सिंह, वो कहाँ चला गया था? रावल रतन सिंह का भाई था कुंभकर्ण, वो नेपाल में चला गया था, तो एक इनका हो गया नेपाल में। और नेपाल में तो ये 2007 में जाकर डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले वहां पर राजतंत्र ही था। तो वो सभी जो राज करते थे वो कौन थे? गुहिल वंश के शासक थे। आगे जब मैं आपको रतन सिंह पढ़ाऊंगा तो दोबारा बता दूंगा। तो ये जो स्थान है यहाँ पर क्या था? गुहिल डायनेस्टी थी, गुहिलों का राज हुआ करता था। एक आपके ये गुजरात में भी गुहिलों का शासन था, कल्याणपुर जगह पड़ती है गुजरात में, वहां पर भी क्या था? गुहिलों का ही शासन था। ठीक है, ये थोड़ी ब्रांचेज मैंने आपको बता दी कहां पर इनका राज हुआ करता था। अब बात करते हैं, कोई अभिलेख मिला है इनके बारे में, उससे कि अगर कोई लेख अभिलेख मिला है तो उससे बात करते हैं कि टोड ने बताया कि इनका प्रथम राजा कौन था? गुहिल। अब एक अभिलेख मिला है हमें, सामूली अभिलेख, सामूली अभिलेख। अभिलेख क्या होता है कि पत्थर के ऊपर बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें होती है, शिलालेख भी बोला जाता है, अभिलेख भी बोला जाता है। अभिलेख थोड़े कहीं पर लिखे प्राचीन साक्ष्य मिल गए, वो अभिलेख हो गए। और बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों पर खोद के लिख दिया, उन्हें बोला गया शिलालेख। अब ये सामूली अभिलेख कब का है? ये है 646 ईस्वी का। 646 ईस्वी का है सामूली अभिलेख। कहां से मिला? तो ये मिला उदयपुर से, उदयपुर से मिला है सामूली अभिलेख। इसको पढ़ा अपने इतिहासकार हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। इस अभिलेख को ओझा जी ने पढ़कर इस वंश के बारे में बताया कि शिलादित्य नामक शासक, ये शिलादित्य नामक शासक का है। किस राजा के समय का है? तो ये है शिलादित्य नामक शासक का। इसी वंश में एक राजा हुए हैं शिलादित्य, शिलादित्य नामक शासक का है। शिलादित्य के समय का है। कौन सा अभिलेख है? सामूली अभिलेख। लेकिन इस अभिलेख में बताया गया है कि ये शिलादित्य है, यह आपके गुहिल का 5वां वंशज है, यानी 5वीं पीढ़ी के अंदर आता है। आपके शिलादित्य गुहिल की 5वीं पीढ़ी के अंदर आता है। पहले गुहिल हो गया, उसके बाद में यानी इसके अंदर कर्म भी बताए गए हैं। तो कौन हो गया? सबसे पहले हो गया, इसके अंदर बोला गया है कि गुहिल, उसके बाद में हुआ है भोज, फिर हुआ है महेंद्र, और उसके बाद में हुआ है नाग, और इसके बाद में होता है आपका 5वां वंशज शिलादित्य। गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। अब शिलादित्य का शासनकाल माना गया है, यानी ये अभिलेख मिला है 646 ईस्वी का। तो शिलादित्य का शासनकाल क्या हो गया? 646 ईस्वी। अब इतिहासकारों ने कहा कि गुहिल का शासनकाल कितना रहा होगा, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। तो बोले कि हर राजा ने 20-20 वर्ष तक तो शासन किया होगा, तो इससे 20-20 माइनस कर दो। तो इसे 20-20 माइनस किया तो गुहिल का शासनकाल निकल कर आया आपके 566 ईस्वी। 566 ईस्वी। तो माना जाता है कि गुहिल 566 ईस्वी में स्थापित किया था। किसने? गुहादित्य ने। आपके गुहिल लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, ये गुहिल गुहादित्य हो गया आपके गुहिलादित्य, गुहादित्य हो गया आपके 566 ईस्वी में। इसके बाद में राजा बना भोज, इसके बाद में राजा बना महेंद्र, नाग और शिलादित्य। शिलादित्य का सामूल्य अभिलेख मिला है 646 ईस्वी का, उदयपुर में मिला है। इसका अध्ययन किसने किया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इसका अध्ययन किया। और इसमें वाकायदा लिखा गया है कि शिलादित्य है ये गुहिल के 5वीं पीढ़ी के अंदर राजा हुआ है। तो 20 हमने इसे माइनस किया भी हो सकता है, 20 वर्षों तक शासन किया हो, मान के चलते हैं, ये हमने माना है। पूरा पक्का पता नहीं है हमें कि अब ये 20 वर्षों तक किया है, 50 वर्षों तक किया है या 10 वर्षों तक किया है। मान लिया हमने 20 वर्षों तक, तो ये आपके गुहिलादित्य का
शासनकाल निकल कर आ गया और इस वंश की स्थापना कब मानी जाती है, फिर माना गया ये 566 या 65 ईस्वी में इसकी स्थापना मानी गई है। तो गोहिल वंश का संस्थापक हो गया आपके गुहादित्य, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसी वंश में आगे ये सामोदीय अभिलेख है, इसके अंदर क्या है, जावर माता मंदिर की भी जानकारी मिलती है। जावर माता मंदिर के निर्माण की क्या है, जानकारी मिलती है, जो आपको जब मैं अभिलेख पढ़ाऊंगा तब और बता दूंगा। इसमें क्या है, जावर माता मंदिर की जानकारी भी मिलती है, मंदिर निर्माण की, जावर माता के मंदिर निर्माण की भी इसके अंदर जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हमें पता चलता है कि उस समय जो शासक हुआ करते थे वो खनन के बारे में भी जानते थे, खनिज उद्योग भी उस समय प्रचलित था। क्या निकला क्या नहीं निकला, सोना चांदी जो भी निकला उसके बारे में नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चलता है कि वो धरती से खोद कर कुछ निकाला करते थे। तो क्या है, खनन उद्योग भी उस समय था। अब टोड ने क्या बताया कि शिलादित्य राजा पहले उसका पुत्र गोहिल हुआ है, और फिर मानते हैं कि जब इसका अभिलेख मिलता है शिलादित्य का तो मानते हैं कि शिलादित्य बड़ा राजा हुआ होगा। लेकिन 1869 में क्या हुआ, 1869 में आगरा के नजदीक से चांदी के सिक्के मिलने शुरू हुए। 1869 में क्या है, चांदी के सिक्के मिलने शुरू हुए। सामोदीय अभिलेख को देखकर तो ये पता चलता है कि गोहिल छोटा राजा था, और उसके बाद में जब बड़ा राजा हुआ 5वीं पीढ़ी में शिलादित्य, तो उसने क्या है अपना अभिलेख वगैरह लगवाया। लेकिन 1869 में क्या हुआ, 69 में क्या हुआ, आगरा के नजदीक से चांदी के सिक्के मिले। आगरा से क्या मिले, चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के मिलने शुरू हुए। और कितने सिक्के मिले, लगभग 2000 सिक्के मिले, 2000 सिक्के मिले चांदी के, और इनके ऊपर लिखा था श्री गोहिल। यानी ये गुहादित्य के थे या गोहिल के थे, गोहिल को सकते हैं। इसके ऊपर लिखा था श्री गोहिल। तो गोहिल जो आपके प्रथम राजा हुआ है वो क्या है, शक्तिशाली शासक हुआ है। और एक सिक्का मिला था शिलादित्य का, वो था चांदी का, तांबे का सिक्का। शिलादित्य का सिक्का था, ये था तांबे का, और आपके गोहिल के मिले हैं चांदी के। तो सोचिए, चांदी के सिक्के होंगे वो ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली होगा, या तांबे के सिक्के, जाहिर सी बात है जिसके सिक्के चांदी के होंगे वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा बड़ा राजा होगा। तो गोहिल क्या है, बड़ा राजा है। फिरोजा जी ने कहा गोहिल बड़ा राजा है, और जो टोड ने वो कहानी सुनाई थी वल्लभी वाली, वो सब झूठी है। और शिलादित्य आपके गोहिल के 5वीं पीढ़ी के अंदर शासक हुआ है। अब इसके बाद में हमें जो इस वंश के अंदर प्रतापी शासक मिलता है, उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल तो जो पहला प्रतापी शासक है, जिसके बारे में हमें जानकारी भी अच्छी मिलती है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी माना जाता है, तो वो है बप्पा रावल। और बप्पा रावल के हमें अच्छे से जानकारी भी मिलती है, तो उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। कल पढ़ेंगे उसको, तो थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।